अजित पवार के बेटों यानी पार्थ पवार और जय पवार ने मुखाग्नि दी। अजित पवार को पुलिस बैंड की ओर से सलामी भी दी गई और यहाँ तक कि बॉलीवुड के कुछ चेहरे भी दिखाई दिए। यहाँ पर दिखा रहे हैं जहाँ आप अंतिम संस्कार की तस्वीरें देख रहे हैं। उनके दोनों बेटे पार्थ और जय पवार की ओर से मुखाग्नि दी गई और वो तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं जब राजकीय सम्मान के साथ में अजित पवार को अंतिम विदाई दी गई। ये पुलिस बैंड है महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र के इस पुलिस बैंड के साथ में आपने ये भी देखा कि किस तरह राजकीय सम्मान दिया गया उन्हें। साथ ही गन की सलामी भी दी गई क्योंकि राजकीय सम्मान जब किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जब राज्य सरकार की ओर से ये फैसला लिया जाए कि उनके अंतिम विदाई में राजकीय सम्मान लागू होगा, जो कि आधिकारिक पद पर रहते हैं। और ऐसे में राज्य सरकार के अधीन ये फैसला था, जिसके बाद से इस बात का ऐलान किया गया कि उप मुख्यमंत्री के लिए भी राजकीय सम्मान की व्यवस्था की जा सकती है और राजकीय सम्मान के तहत में उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ विद्या प्रतिष्ठान मैदान पहुंचा था। वो लम्हा, वो क्षण, वो घड़ी वाकई हर किसी को भीतर तक कचोटने वाली थी। लोगों का गला भर रहा था, ना वो कुछ कह पा रहे थे, ना वो किसी तरीके से अपने उस दुख को, उस दर्द को बयां कर पा रहे थे। लोगों की आंखें नम थी, सिर्फ एक दूसरे का ढांढस बांध रहे थे क्योंकि ये बेहद भावुक कर देने वाला पल उस पूरे परिवार के लिए, जो ना केवल अजित पवार का पूरा परिवार लेकिन जो बारामती के लोग थे, बारामती के लोगों को भी अजित पवार ने हमेशा अपने परिवार की तरह देखा। और ये वही परिवार ये संदेश देती है कि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे कोई किसी भी राजनीतिक दल से क्यों ना जुड़ा हुआ हो, लेकिन जब बात इंसानियत की होती है, अंतिम विदाई के लम्हे में जब दुखों का पहाड़ किसी परिवार पर टूटता है तो हम सभी को एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है। ये संदेश इस बात के लिए भी कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जब उनकी जनता उनके ऐसे भावुक पल में भी उनके साथ खड़ी रहे। यह एहसास दिलाता है उन सभी राजनीतिक दलों को भी कि जनता का अटूट विश्वास, श्रद्धा और वो स्नेह, वो प्यार है कि हमेशा से उस जनता ने आपको आपके परिवार की तरह, अपने परिवार की तरह स्वीकार किया। और ये तस्वीर जो आपने देखी अजित पवार के अंतिम विदाई के दौरान किस तरीके से सड़कों पर भी लंबा जाम देखने को मिला। दरअसल हर कोई ये चाहता था कि एक आखिरी मौका मिल जाए जब वो अजित पवार को एक अंतिम विदाई दे दे, एक अंतिम सलामी, एक आखिरी बार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर दे, उन्हें नम आंखों से वो विदा कर ले। और वो तस्वीर हमने आपको विद्या प्रतिष्ठान मैदान से भी दिखाई, जहां पर आम लोगों के वाहनों को आने जाने के लिए रोक दिया गया था। बावजूद इसके यहाँ पर लोग पैदल पहुंचे, यहाँ भारी संख्या में लोग पहुंच गए, जहाँ इस मैदान के बाहर तक भी आपने उस भीड़ को देखा। मैदान के भीतर भी किस तरीके से लोग ये चाहते थे कि एक अंतिम दर्शन करने का मौका सभी लोगों को मिल जाए, क्योंकि बारामती ने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया, जिन्होंने अपने 45 साल के राजनीतिक करियर में पूरे महाराष्ट्र की सेवा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे हैं जब पुष्प चक्र उन्होंने अर्पित किया था। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह को भी आपने तस्वीरों में देखा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी पहुंचे हुए थे और मुखाग्नि देने की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई जब उनके दोनों बेटे यानी कि जय पवार और पार्थ पवार अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए, उनकी चिता को मुखाग्नि देने के लिए पहुंचे हुए थे। उनकी पत्नी और मां बेहद भावुक इस दौरान नजर आए, उनकी आंखें भरी हुई थी और सुप्रिया सुले भी जिस वक्त लगातार मेहमानों को यहाँ पर लेकर आ रही थी अंतिम दर्शन करने के लिए, लोगों से बात करते वक्त उनका भी गला रूंध रहा था, बेहद भावुक वो भी दिखाई दी। शरद पवार भी बेहद खामोशी के साथ सिर्फ वो अंतिम दर्शन कर रहे थे अपने भतीजे की।
अब से कुछ दिनों पहले ही ये खबर सामने आई थी कि शायद शरद पवार और अजित पवार के बीच अब सब कुछ ठीक हो रहा है। जो मनमुटाव की खबरें सामने आई थी, जो दूरियों की खबरें सामने आई थी, वो दूरियां अब दूर हो रही हैं। नजदीकियां देखने को दोनों परिवारों के बीच में मिल रही हैं और शायद एक बार फिर वो आस शरद पवार को भी थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अचानक एक दुर्घटना ने सब कुछ आधा अधूरा छोड़ दिया। महाराष्ट्र के जनता का प्यार अजित पवार के साथ रहा और आज इन तस्वीरों के जरिए आपने और हमने देखा भी कि किस तरह बारामती के बेटे के अंतिम विदाई के दौरान यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ा। अजित पवार को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ बॉलीवुड जगत से रितेश देशमुख भी दिखाई दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। राजनीतिक जगत से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस दौरान मौजूद रहे। महाराष्ट्र में दो उप मुख्यमंत्री यानी एकनाथ शिंदे और अजित पवार, लेकिन अजित पवार के निधन की खबर जैसे ही सामने आई उस दौरान हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये खबर सही भी है या गलत है, पहले इसकी पुष्टि की जाए। और फिर आपने सुना एकनाथ शिंदे सामने आए, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और उन्होंने बताया कि मेरे सहयोगी रहे, मेरे साथ उप मुख्यमंत्री के उस पदवी को संभालने वाले अजित पवार का निधन हुआ और उनके राजनीतिक सफर को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं, हमारी ओर से फैसला लिया गया कि राज्य के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाए। और क्योंकि न केवल बारामती के लोग लेकिन पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति, एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा राजनीतिक गलियारों से जुड़ा हुआ, जिसने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। महाराष्ट्र में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। अलविदा अजित पवार, अलविदा अजित दादा। इन्हीं लाइनों के साथ यहाँ पर लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए थे, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये तस्वीर विद्या प्रतिष्ठान मैदान से सामने आई, जहाँ ये शमशान घाट, और इस शमशान घाट में लोगों का हुजूम आपने देखा किस कदर उमड़ा। ये लोगों का वो प्रेम है अजित पवार के प्रति, जो अंतिम लम्हे में भी उनके साथ खड़ा नजर आया। तो अजित पवार को श्रद्धांजलि देने एक्टर रितेश देशमुख भी पहुंचे थे। रितेश पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख के बेटे हैं और वो भी क्योंकि राजनीतिक गलियारों से इनडायरेक्टली ही सही लेकिन जुड़े भी रहे, और उन्होंने भी अपने घर पर कई बार नेताओं का आना जाना देखा था। वो जानते हैं कि राजनीति क्या होती है, लेकिन उन्होंने इसके अलग जाकर के उन्होंने अपनी राह तलाशी। रितेश देशमुख जो यहाँ पहुंचे हुए थे अंतिम विदाई देने के लिए अजित पवार को, उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे। नितिन गडकरी ने अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह अजित पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे मौके पर। तो सुबह 11 बजे का समय रखा गया था अंतिम संस्कार को लेकर, और जैसे ही अंतिम संस्कार से पहले अंतिम दर्शन करने के लिए उनके पार्थिव शरीर को कुछ क्षण तक, कुछ देर तक विद्या प्रतिष्ठान मैदान में जब लाया गया, उनके अंतिम दर्शन किए जा सके, इसके लिए आम जनता का भी हुजूम आपने देखा कि किस तरीके से सिर्फ फार ने कमाया। वो लोगों का प्यार उन्होंने उनकी चिता के पास पहुंची थी। अब तक हमने वो तस्वीर भी पहुंचाई जब अजित पवार की अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी, जिस
शव वाहन में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था और जो उनके समर्थक थे, उनके चाहने वाले लोग, बारामती की आम जनता जब सड़कों पर उनके पार्थिव शरीर को जाता हुआ उस एम्बुलेंस में देख रही थी, उस दौरान वो भी बेहद भावुक नजर आए। लोगों की भी आंखें भरी हुई थी। उन्हें कुछ लोग सलामी तक देते हुए दिखाई दिए। लोग हाथ जोड़कर खड़े रहे जिस वक्त अंतिम यात्रा निकाली। जिस वक्त लोग अंतिम विदाई देने के लिए उस अंतिम यात्रा में शरीक हुए थे, आम लोगों का भी ये कहना था कि अजीत दादा के पास जब भी कभी कोई अपनी समस्याओं को लेकर के जाता था तो अजीत दादा हर किसी की समस्याओं को बहुत ध्यान से सुनते थे, क्योंकि वो अपने परिवार का हिस्सा मानते थे लोगों को और उसी तरीके से उनके साथ बहुत प्रेम भाव से बात करते थे। तो देखिए, जिस विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई, इस विमान में कौन कौन सवार था आपको ये भी बताते चले, क्योंकि 5 लोगों की मृत्यु की खबर सामने आई। अजित पवार, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, कैप्टन सुमित कपूर जो कि पायलट थे, शांभवी पाठक को पायलट और पिंकी माली केबिन क्रू, विदीप जाधव पीएसओ अजित पवार के, ये सभी लोग उस विमान में सवार थे जिनकी जान गई इस विमान दुर्घटना में। यह हादसा बेहद विचलित कर देने वाला। खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी बहुत कम थी। कोशिश की गई थी पायलट की ओर से सिचुएशन को संभालने की, पर वो संभाल नहीं पाए। फिलहाल आपको हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिन लोगों की इससे पहले, अजित पवार से पहले, कुछ और राजनीतिक चेहरों का ऐसी विमान दुर्घटनाओं में हुआ। माधवराव सिंधिया, 30 सितंबर 2001 का वो समय, घटना स्थल था कानपुर। प्राइवेट प्लेन था सेस्ना यानी बीच क्राफ्ट, और उनकी भी जान ऐसी एक विमान दुर्घटना होने के तहत गई थी। खराब मौसम के वजह से माधवराव सिंधिया का भी ये प्राइवेट प्लेन क्रैश हुआ था। अब दूसरा नाम भी जान लीजिए, वाईएस राजशेखर रेड्डी, जिनके देहांत की खबर साल 2009 में सामने आई 2 सितंबर के दिन। घटना स्थल था नलमाला जंगल, आंध्र प्रदेश। सरकारी बेल 430 वो हेलीकॉप्टर जिसमें सवार थे वाईएस राजशेखर रेड्डी, लेकिन अचानक खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं 2021 8 दिसंबर का वो दिन जो शायद ही कोई भूल पाए कभी अपने जीवन में, जनरल बिपिन रावत, जिन्हें हम सभी ने खो दिया, तमिलनाडु के कन्नूर में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे जनरल बिपिन रावत, जिस वक्त उनका यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और उनका परिवार भी इस हादसे का शिकार हुआ था, क्योंकि परिवार के लोग भी उनके साथ में कुछ मौजूद थे और कुछ लोग हालांकि नहीं थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए 2024-19 मई के दिन इब्राहिम रईसी का नाम भी सामने आया। अजरबैजान सीमा के पास ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उनका हेलीकॉप्टर। बेल 212 ये हेलीकॉप्टर था जिसमें इब्राहिम रईसी सवार थे। तो ये कुछ वो चंद तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिनका विमान सिर्फ इस वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ क्योंकि मौसम खराब था। आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है मौसम के साफ होने की। कब कब हादसे का शिकार हुआ है लियर जेट 45, इसकी भी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। 27 अक्टूबर 1998 अमेरिका में नासा के फ्लाइट फैसिलिटी में टेस्टिंग के दौरान हादसा हुआ। फिर साल 2003 इटली में 1 जून को टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ, 2 क्रू मेंबर्स की मौत हुई। साल 2008 मैक्सिको 4 नवंबर का ये दिन था जब
बड़े प्लेन के पीछे हवा के दबाव में क्रैश हो गया। सभी लोग मारे गए। और फिर 2021 का वो साल आया। मैक्सिको में 21 फरवरी के दिन वेरा क्रूज में टेक ऑफ के दौरान ये विमान क्रैश हो गया। 6 लोगों की जान गई। इसी लियरजेट 45 में सवार थे अजित पवार। हालांकि इस विमान को बहुत सेफ माना जाता है। ये जो प्राइवेट प्लेन है, जो चार्टर्ड प्लेन है, बहुत सेफ तौर पर तैयार किया जाता है। वीएसआर की ओर से भी इस बात की जानकारी साझा की गई और ये कहा गया था कि हमारे विमान में कोई तकनीकी खामी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। इंजन्स प्रॉपरली काम कर रहे थे, रडार सिस्टम्स उसके प्रॉपर फंक्शन कर रहे थे, लगातार हम उनके कांटेक्ट में थे। लेकिन ऐन मौके पर कुछ गड़बड़ियां हुई और उसके बाद पायलट अचानक वो समझ नहीं पाए कि उन्हें आखिरी समय में क्या करना है और उन्होंने दूसरा प्रयास किया था लैंडिंग का, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक ये दुर्घटना घट गई। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि मुंबई से 8:10 पर अजित पवार इस विमान में सवार होकर के बारामती की ओर आगे बढ़े। दूरी मुंबई से बारामती की 208 किलोमीटर की और 8:45 का वो समय जब विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी सामने आई। पहले कई सारे कयास लगाए गए कि क्या हो सकता है, क्या तकनीकी खराबी होगी, इंजन फेलियर हुआ होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी थी, क्या सॉफ्टवेयर या सेंसर एरर था, खराब मौसम था, तेज हवा या तूफान था, सीमित संसाधन या लगातार उड़ानों की वजह से प्रभावित हुआ, मानवीय चूक थी, क्या मसला रहा। क्योंकि ये मुख्य कारण तब सामने आते हैं जब किसी भी उड़ान के प्रभावित होने की खबर सामने आती है, विमान हादसे की खबर सामने आती है। लेकिन जो मुख्य वजह बताई गई वो था मौसम की खराबी का, विजिबिलिटी बेहद कम। और इसके अलावा खबर ये भी सामने आई कि इस एयर स्ट्रिप को लेकर के बताया जा रहा था कि एटीसी की ओर से ये कहा गया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होती हैं, रनवे प्रिपरेशन में भी यहाँ एटीसी महाराष्ट्र से कमांड्स नहीं मिलती हैं। लेकिन लैंडिंग के वक्त विजिबिलिटी बहुत कम थी। 5000 मीटर की विजिबिलिटी की जरूरत होती है ऐसे छोटे एयर स्ट्रिप्स के लिए, लेकिन उस वक्त पायलट की ओर से जानकारी दी गई थी कि 5000 की विजिबिलिटी नहीं थी, महज 3 से 2000 की विजिबिलिटी बताई गई थी। हालांकि अब ब्लैक बॉक्स बरामद किया जा चुका है और इस ब्लैक बॉक्स के बरामदगी के बाद अब उम्मीद ये की जा रही है कि लास्ट मोमेंट की रिकॉर्डिंग को सुना जाए और फिर ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर हादसे की वजह क्या रही। क्या प्लेन में कोई तकनीकी खराबी या खराब मौसम, क्या लैंडिंग के वक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था, क्या हादसा मैनुअल और इंस्ट्रूमेंट प्रोसीजर के कंफ्यूजन में हुआ। इन सवालों के जवाब के लिए ये जानना जरूरी होगा कि ब्लैक बॉक्स की डिटेल्स सामने आए। बताया जा रहा था कि आईएलएस के तहत में विजुअल फ्लाइट रूल्स का भी पालन बहुत जरूरी होता है। विजुअल अप्रोच के लिए विजिबिलिटी कम से कम 5 किलोमीटर की होनी चाहिए थी। ये पायलट को बताया जाता है पहले ही। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कंट्रोलर को भी जानकारी दी जाती है कि आप तभी विजुअल अप्रोच के लिए सहमति देंगे जब 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी हो। इसके बाद पायलट इंस्ट्रूमेंट यानी कि टेक्निकल अप्रोच को फॉलो नहीं करता है। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स को 5 और खासकर 3 किलोमीटर से कम की विजिबिलिटी के दौरान फॉलो करना होता है। बारामती एयरपोर्ट पर बड़े एयरपोर्ट की तरह कम विजिबिलिटी के दौरान लैंडिंग के इंतजाम नहीं है और बारामती एयरपोर्ट को लेकर ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि यहाँ पर इससे पहले भी विमान दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसमें कभी किसी के मौत की खबर सामने नहीं आई और शायद इसी वजह से इसे बार बार अनदेखा किया जाता रहा। उस एयर स्ट्रिप को अभी और मजबूती के साथ ठीक करने की जरूरत थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि हर महीने इसी एयर स्ट्रिप पर लगभग 5 से 7 विमान हर महीने लैंड करते हैं। ये प्राइवेट विमान होते हैं और प्राइवेट विमान में ज्यादातर राजनेताओं के विमान यहाँ लैंड करते हैं। इसके बावजूद इस एयर स्ट्रिप को आखिर ठीक क्यों नहीं कराया गया था? यहाँ पर जो सिस्टम होने चाहिए थे वो क्यों नहीं था? कई सारे सवाल हैं।
देखिए, बारामती एयरपोर्ट से जुड़ी हुई अगर जानकारी आपको दे तो इस पूरे एयरपोर्ट का जो एरिया बताया जाता है वो 451 एकड़ में फैला हुआ है और जो रनवे है वो 1770 मीटर लंबा और तो फिलहाल देखिए, मैनुअल और इंस्ट्रूमेंट प्रोसीजर के कंफ्यूजन में तो नहीं हुआ यह हादसा। एक सवाल, एक एंगल ये भी सामने आ रहा है। दरअसल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी रिपोर्ट में लिखा गया कि प्लेन बारामती एयरपोर्ट से करीब 55 किलोमीटर दूर था तब पायलट ने पुणे एटीसी से कम्युनिकेशन किया था। वहां से कहा गया पायलट अपने विवेक से ही लैंडिंग करे। उसे समय क्रू ने विजिबिलिटी के बारे में पूछा था और जिस वक्त ये सवाल किया गया था कि पुणे एटीसी की ओर से क्लियर किया जाए कि क्या वहां विजिबिलिटी बिल्कुल ठीक है, मौसम ठीक है, बताया गया कि विजिबिलिटी 3000 मीटर के आसपास की है। ये विजुअल लैंडिंग अप्रोच के लिए जरूरी 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी से कम थी और एक्सपर्ट्स के अनुसार बारामती एयरपोर्ट विजुअल लैंडिंग अप्रोच के लिए ही बना है। इसलिए पायलट ने रनवे देखने के बाद उसी अप्रोच को अपनाया। रिपोर्ट में भी लिखा गया कि पहले अप्रोच में रनवे नहीं दिखा था, इसलिए दोबारा कोशिश की गई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि पायलट को रनवे दिख रहा था। आशंका यह भी है कि पायलट को मैनुअल और इंस्ट्रूमेंट प्रोसीजर फॉलो करने में कंफ्यूजन हुआ होगा। AAIB की पुरानी जांच रिपोर्ट में बारामती एयरपोर्ट के बारे में लिखा गया। इसके मुताबिक विजुअल अप्रोच वाले रनवे पर बेसिक मार्किंग होती है। इन्हें जेट प्लेन ऑपरेशन के लिए सही नहीं माना जाता है। हालांकि सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि विजिबिलिटी बहुत खराब थी, हादसे की जांच कराई जाएगी। इस हादसे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने यह कहा कि पूरे मामले की जांच पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से की जाएगी। शुरुआती जानकारी के अनुसार लैंडिंग के समय मौके पर विजिबिलिटी बहुत खराब थी। लैंडिंग से पहले के समय मौके पर विजिबिलिटी साफ नहीं हो पाई थी और इस दौरान ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से पूछा था क्या रनवे दिखाई दे रहा है। पायलट ने बताया कि रनवे नजर नहीं आ रहा। इसके बाद प्लेन को दोबारा लैंडिंग के लिए लौटाया गया। इस दौरान एटीसी ने फिर से पायलट से रनवे की विजिबिलिटी के बारे में पूछा। पायलट ने रनवे दिखाई देने की बात को कबूल किया था और ये कहा था कि उन्हें रनवे दिख रहा है। लैंडिंग की परमिशन मिलने के बाद विमान हादसे का शिकार हो गया। जिस वक्त ये विमान लैंड हुआ, जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी। इस प्लेन का मॉडल ऑपरेशनल कंपनी VSR वेंचर्स और इसमें सवार होने वाले पैसेंजर्स थे अजित पवार जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी CM रहे, विदीप जाधव जो PSO हैं मुंबई पुलिस में, पिंकी माली जो फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर यानी केबिन क्रू के तौर पर इस फ्लाइट में थी, कैप्टन सुमित कपूर जो कि पायलट थे और उनके हाथों में इस विमान की कमान, कैप्टन शांभवी पाठक को पायलट थी और इस हादसे में इन सभी सवार पैसेंजर्स में से कोई नहीं बचा। 5 लोग सवार, 5 लोगों की दर्दनाक मृत्यु। सुबह 8:10 पर अजित पवार जब प्लेन में बैठे, प्लेन ने मुंबई से उड़ान भरी। उन्हें जनसभा के लिए बारामती जाना था। सुबह 8:18 पर प्लेन के कैप्टन ने बारामती स्टेशन से